जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपके पहले चैप्टर शीत युद्ध का दौर बोर्ड के पैटर्न के अनुसार जो इस चैप्टर से 2 नंबर 3 नंबर के जो बड़े प्रश्न बनते हैं उनके उत्तरों के साथ आज बात करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज हम क्योंकि आपकी काफ़ी डिमांड थी भी इनके उत्तर भी करा दीजिएगा, तो आज हम उन प्रश्नों को और उत्तरों को साथ में ही बात करेंगे और कुछ एक दो नए प्रश्नों के ऊपर भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आपको अगर अपनी भाषा में पहले ही इनके उत्तर तैयार हैं तो आप उन्हीं को अच्छे से बार बार रिवाइज है वो करते रहिएगा। अब नया कुछ एक्सेप्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आज का अपना पहला प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया है। 2 तरीके से भारत को फायदा हुआ है, उसको स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर आप लिखें तो पहले प्रश्न की भाषा ही आप बना सकते हो और उसके बाद में इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हो। गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सका जिनसे उसका हित सधता था, न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का। यानी अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए वो अपना डिसीजन ले सकता था देश के हित में। दूसरा फायदा ये मिला गुट निरपेक्षता का कि भारत हमेशा इस स्थिति में रहा है कि एक महाशक्ति अगर उसके खिलाफ हो जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। और अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या उस पर अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। तो दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। ये 2 बड़े फायदे हैं वो गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने के एवज में भारत को मिले हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वो बोर्ड परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। बड़े प्रश्नों के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न बनता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम लिखिए। तो यहां पर हम संस्थापक देश और वहां के मुखिया दोनों के नाम की बात कर लेते हैं। तो 5 प्रमुख है। इंडिया से है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया से जोसेफ बी टिटो और मिस्र से अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा। ये प्रश्न जरूर आना है, चाहे छोटे प्रश्न के रूप में आ जाए 1-1 नंबर वाले में, चाहे मैचिंग के हिसाब से, चाहे 3 नंबर वाले हिसाब से, आप इनको अच्छे से तैयार है वो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने द्विध्रुवीयता को कैसे चुनौती दी। उस टाइम आपको पता है जब गुट निरपेक्ष आंदोलन आया तो दुनिया में 2 बड़ी शक्तियां थी। एक तरफ अमेरिका गुट था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ गुट था। तो उन दोनों गुटों को चुनौती है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने कैसे दी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उत्तर में आप लिखेंगे भी शीत युद्ध के दौरान द्विध्रुवीय विश्व को सबसे बड़ी चुनौती गुट निरपेक्ष आंदोलन से मिली। अब आप यहां चाहें तो अगली लाइन में फिर गुट निरपेक्ष क्या होता है वो बता सकते हैं, इनके संस्थापक देशों के नाम लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में भारत के नेहरू, टिटो यूगोस्लाविया के थे, मिस्र के नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के एनक्रुमा थे। ये भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अल्प विकसित तथा विकासशील नव स्वतंत्र देशों को दोनों गुटों से अलग रहने का तीसरा विकल्प दिया। तो न तो अमेरिका गुट के अंदर गया और इसके माध्यम से, और न ही सोवियत संघ के गुट में गया इंडिया, और दूसरे जो उस टाइम नव स्वतंत्र जो देश थे तो उन्होंने दुनिया को तीसरा विकल्प दिया और वही कहलाता है गुट निरपेक्ष। उसके साथ साथ आप इसमें बता सकते हैं और बातें भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता के बीच सक्रिय भूमिका भी निभाई। गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ है वो उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में दिखाई है वो पड़ती है।
तो ये चीजें आप इस प्रश्न के आंसर में लिख सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना के 2 आधारों को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है। हम दोनों ही तरीके के प्रश्न और उनके उत्तर की बात करेंगे। उत्तर लगभग सेम है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना के 2 आधार निम्न प्रकार हैं। पॉइंट बनाकर भी आप लिख सकते हो, जैसे यहां हमने बनाया है, अभी विकसित देशों को चुनौती देने में असफल। गुट निरपेक्ष आंदोलन राजनीतिक और आर्थिक रूप से विकसित देशों को कोई कठोर चुनौती नहीं दे पाया। ध्यान रखिए, हम इसकी आलोचना की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आप इसमें यह बता सकते हो, वो है भी इसके अंदर सिद्धांत विहीन नीति है। भी गुट निरपेक्ष के जो आलोचक है उन्होंने कहा भी इस आंदोलन को एक सिद्धांत विहीन नीति माना है उन्होंने। जैसे भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण मामलों पर कोई स्पष्ट पक्ष लेने से बचता रहा है। तो कोई सिद्धांत नहीं है, ये 2 बड़ी आलोचना के आधार रहे हैं। अब ये प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है इंडिया को लेकर भी, भारत की गुट निरपेक्षता नीति की आलोचना के 2 कारण लिखिए। वहां हम ऊपर वाले के अंदर हमने सिर्फ इंडिया को शामिल नहीं किया, विश्व संदर्भ में बात की। यहां हमने पर्टिकुलर इंडिया की बात है वो कर रहे हैं। तो एक तो आप देखेंगे जो ऊपर वाला ये अपना पॉइंट है ये बन जाएगा इंडिया की बात जब हम करेंगे। तो देखिए कि भारत के लिए गुट निरपेक्षता की नीति काफी उचित रही है, फिर भी इस नीति की निम्न आधारों पर आलोचना की गई है। पहला जो ऊपर लिखा, आलोचकों का मानना है कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। इस नीति के चलते भारत अपने हितों की पूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने पक्ष को स्पष्ट नहीं करता है। दूसरा है भी किसी भी मुद्दे पर भारत का व्यवहार हमेशा समान नहीं रहा है। शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियों के गुटों में शामिल होने वाले किसी भी देश की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं वर्ष 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर दी। भी एक तरफ तो इंडिया कह रहा है भी हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं, तो फिर और कई बार जरूरत पड़ने पर अपने राष्ट्र हित को देखते हुए सोवियत संघ के साथ मित्रता है वो निभाई है। तो ये बातें आप इस प्रश्न के आंसर के अंदर लिख सकते हो। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या शीत युद्ध क्या है और इसके प्रमुख कारण। एक चीज मैं बताऊं, कुछ बच्चे अब जरूर कहेंगे पीडीएफ, तो पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ वीडियो के माध्यम से बताने का उद्देश्य ये है क्योंकि सारे बच्चे वहां से नहीं जुड़ पाते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ भी उन चीज़ों को एक्सप्लेन है वो कर रहा हूँ, ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने अगर किसी प्रश्न को लेकर उनको कोई दिक्कत है तो वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम शीत युद्ध की परिभाषा लिखेंगे, हेडिंग बना सकते हो आप इस प्रकार और उनको अंडरलाइन भी कर दीजिए। जैसे यहाँ पर अपना है भी शीत युद्ध, तो आप इसको अंडरलाइन कर दें। जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच युद्ध होने की पूरी संभावना रहती है लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता तो उसे शीत युद्ध कहा जाता है। फिर है भी शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या रहे, तो यहाँ पर कई कारणों की हम बात कर रहे हैं। पहला है कि अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़े होना शीत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। दूसरा है अपनी विचारधारा की लड़ाई में अमेरिका साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव कम करना चाहता था, तो सोवियत संघ है वो पूंजीवादी विचारधारा को खत्म करना चाहता था। तीसरा आता है कि परमाणु बम से होने वाले भारी नुकसान की मार झेलना किसी भी देश के बस की बात नहीं थी। ऐसे में आमने सामने युद्ध होने की संभावना कम थी उस टाइम, और एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, क्योंकि युद्ध अत्यधिक खर्चीला और विध्वंसात्मक होता है। क्योंकि जब जहां परमाणु बम चलेंगे वहां क्या बचेगा फिर। तो ये बहुत प्यारा प्रश्न है बोर्ड के लिहाज से। अगला प्रश्न है सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, कि महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन के 2 कारण लिखिए। भी महाशक्तियां हैं अमेरिका, यूएसएसआर जो उस टाइम था, वो छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करना चाह रहा था, तो इसके 2 कारण निम्नलिखित है। पहला है प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज तेल आदि को वो प्राप्त कर सकते थे। दूसरा, महाशक्तियां क्या फायदा ले सकती थी भी, इनके भू क्षेत्र से, इनकी जमीन से महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकती थी। तीसरा, सैनिक ठिकाने स्थापित करके महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सकती थी।
और चौथा है ये छोटे छोटे देश सैन्य खर्च उठाने में भी मदद कर सकते थे, भी उनके खाने पीने की व्यवस्था है, जगह की सारी व्यवस्था है वो वहाँ पर हो जाती थी। तो ये बहुत प्यारा सुपर इम्पोर्टेंट है भी महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन करने के क्या लाभ थे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है भी क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। तो आपने पूरी स्टोरी समझी है चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर ही, तो उसमें से जितनी बात आपको अच्छे से याद हो, और क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है उसको शॉर्ट करके आपको यहाँ पर लिखनी है, कम से कम 3 नंबर के हिसाब से इस प्रश्न को तैयार करना है। तो इस प्रकार से मैंने शॉर्ट करके यहाँ बताया। देखिए, यह शीत युद्ध से संबंधित एक प्रमुख घटना थी, क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के तट से लगा है। यह नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव है वो सोवियत संघ से था, जो कि उसे वित्तीय सहायता भी देता था। उसके बाद इसके अंदर आप लिख सकते हो भी सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया और 1962 में वहां मिसाइलें तैनात कर दी थी। तब अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़े को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जा सके। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई थी कि युद्ध होकर रहेगा। इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है और क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। तो उस टाइम तो ये लगता था अब लड़ाई हुई, लेकिन लड़ाई नहीं हो पाई थी। अच्छी बात है, नहीं हो पाई थी। अगला प्रश्न, नाटो संधि की स्थापना कब की गई और इसका मुख्य कार्य क्या था। यह प्रश्न भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप लिखें, हेडिंग बनाकर इस प्रकार से भी लिख सकते हो भी पहले नाटो संधि की स्थापना अंडरलाइन कर दिया, आगे जो तारीख है सीधी वही लिख दो, फिर अप्रैल 1949 में। फिर नाटो संधि का मुख्य कार्य क्या है, क्या इस संधि में शामिल देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो संधि में शामिल दूसरे देश भी इसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। आप वर्तमान में आप देख रहे हो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर होना चाहता है। नाटो वही जो अमेरिका द्वारा लाया गया एक संधि सिस्टम था जो अप्रैल 1949 के अंदर आया था। वर्तमान में 30 के आसपास देश हैं वो इसके सदस्य हैं। यूक्रेन भी इसकी मेंबरशिप लाना चाहता है। आपको पता है अगर यूक्रेन इसका मेंबर होता तो आज रशिया से लड़ने के लिए बाकी के सारे देश डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन अभी वो सदस्य नहीं हैं तो वो डायरेक्ट उसकी मदद यूक्रेन की नहीं कर सकते हैं। और रशिया विरोध कर रहा है इस चीज़ का भी यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर है, वो नहीं बने। तो ये मुद्दा आज चल रहा है दुनिया में, बड़ी विकट परिस्थिति है। यही दुआ करते हैं भी सब कुछ जल्द ही सुलझ जाए तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, एक संधि और है उस टाइम की, वारसा संधि की स्थापना कब की गई और इसका मुख्य कार्य क्या था। एक नाटो संधि जो अब भी चल रही है, वारसा संधि जो अब नहीं है, लेकिन अब तो हमें तो प्रश्नों के हिसाब से तैयार करना है, उस टाइम थी। तो वारसा संधि की स्थापना 1955 में हुई थी। आपको पता है सोवियत संघ इसका मुखिया था। इसका मुख्य कार्य क्या था, नाटो संगठन में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। इसके लिए वारसा संधि की स्थापना 1955 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि के बारे में आप क्या जानते हैं, सीटीबीटी के बारे में आप क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इससे जुड़ी हुई बात आप अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो या इस प्रकार से एक साथ लिख सकते हो। वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मास्को के अंदर 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए और यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर इतना बनता है। अगला प्रश्न देखिए कि शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, शीत युद्ध चल रहा था, हथियार भी बढ़ रहे थे और उन पर नियंत्रण की बात भी हो रही थी। ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे, तो देखिएगा पहले वही प्रश्न की बात आप ऐड कर सकते हो। शीत युद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के निम्नलिखित कारण थे। पहला, क्या शीत युद्ध से हथियारों की होड़ से अभिप्राय क्या है, पहले तो हम ये समझे। यह है कि पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट दोनों एक दूसरे पर अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने लगे, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई।
दूसरा है कि दोनों गुट ये अनुभव करते थे कि यदि आमने सामने युद्ध होता है तो दोनों गुटों को ही अत्यधिक हानि होगी और दोनों में से कोई भी विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु बम थे। तीसरा कि इस कारण शीत युद्ध के दौरान हथियारों में कमी करने के लिए और हथियारों की मारक क्षमता कम करने के लिए हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हुई थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी? भारत की दोनों खेमों के देशों के प्रति क्या विदेश नीति थी? क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया था? बहुत अच्छा अप्लाइड क्वेश्चन है, इसी प्रकार के प्रश्न आने हैं, आपको पता है बोर्ड में इस चैप्टर से। तो शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति किसी भी गुट में शामिल न होने की थी। भी हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, वही गुट निरपेक्षता। और भारत ने अपनी विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। नॉन एलिगमेंट मूवमेंट NAM की बात आई। इस नीति के अंतर्गत भारत ने स्वयं को दोनों महाशक्तियों की गुटबंदी से अलग रखते हुए नए स्वतंत्र देशों के गुटबंधों में जाने का विरोध किया और दोनों गुटों में मतभेद को कम करने का प्रयास भी किया। और इसके अतिरिक्त गुट निरपेक्षता की नीति ने भारत के हितों को दो तरीके से आगे बढ़ाया, वो भी आप जान लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि इस नीति के परिणाम स्वरूप भारत ऐसे निर्णय लेने में सक्षम रहा जो उसके हितों से संबंधित थे। शीत युद्ध के समय भारत ने इस प्रकार की संतुलित भूमिका निभाई कि दोनों महाशक्तियों में से कोई भी न तो उस पर दबाव डाल सके और न ही उसकी उपेक्षा कर सके और न ही अपने गुट में शामिल होने के लिए उसे बाध्य कर सके। याद कीजिए स्टार्टिंग का जो प्रश्न भी, गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। तो भाषा बदली है यहाँ पर। वहां पर एक स्टार्टिंग पहला प्रश्न था, उसका भी आंसर यही है और इस प्रश्न के अंदर भी यही शामिल है। तो वैसे देखें तो दो प्रश्न आगे, लेकिन बात एक ही है। आपके वो उत्तर याद है तो वो लिख दीजिए वहां पर, ये उत्तर आपको याद है पहले प्रश्न का तो आप ये लिख सकते हो। तो अलग अलग तरीके से लिखकर भी मैं आपको यहां बता रहा हूं। दो अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद एक ही उत्तर करें। लिखने की शैली आ जाती है, कोई बच्चा अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकता है। तो वो प्रश्न और ये प्रश्न सेम ही है लगभग। अगला प्रश्न देखिएगा कि छोटे देशों के महाशक्तियों से जुड़ने के क्या कारण थे या क्या लाभ थे? बहुत प्यारा प्रश्न है। एक प्रश्न पहले आया, गौर कीजिएगा। 7वां प्रश्न था कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करना चाह रही थी, उनके लाभ की बात कर ली। अब यह है भी छोटे देशों को क्या लाभ होने वाले थे अगर वो बड़ी महाशक्तियों से जुड़ते तो ये भी एक अच्छा प्रश्न निकलता है। तो इनके लाभ है, इन्हें सुरक्षा का वादा मिला, भी छोटे देशों को ये फायदा हुआ भी महाशक्तियां अब उनको सुरक्षा प्रदान कर देगी और महाशक्तियां उन्हें हथियार दे देगी और जरूरत पड़ने पर पैसे भी दे देगी, यानी आर्थिक मदद भी मिलेगी। तो ये लाभ छोटे देशों को इससे होने वाले थे। तो इस चैप्टर के अंदर ये 14 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बहुत बनते हैं, खूब सारे प्रश्न हर चैप्टर के अंदर बनते हैं। तो इसके अंदर ये 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांटे हैं, इनको आप अच्छे से पहले तैयार कीजिएगा। बाकी जब ये चीज़ तैयार है आपके, जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है, तो इनके अलावा आप जितना कुछ पढ़ें कम ही कम है। तो आप सबको शुभकामनाएं। अब तो संतुष्ट होंगे। मैं अब कोशिश करूंगा अभी जल्दी से जल्दी जो प्रश्न मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं उनके उत्तर भी साथ साथ है वो बताता रहूं। और ये जो PDF है वो भी मैं आपको कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे। इसी प्रकार बने रहिएगा, अपने सपनों को याद रखिएगा। अब की बार 90 पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।